इस वीडियो लेक्चर में वी डिस्कस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, अर्थात पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्मों से संबंधित जो शब्दावली है उसको हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग किताबों में और अलग अलग राइटर के द्वारा इनसे संबंधित शब्दावली को परिभाषित किया गया है और किताब से किताब में अंतर हो सकता है वेरिएशंस में, तो हम उन सभी प्रभावों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकन या चुंबकन तीव्रता। इस या कई जगह इसको चुंबकन तीव्रता सदिश, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ये जो शब्द है इसको कई जगह अलग अलग सिंबल से शो किया गया है। कई जगह मैग्नेटाइजेशन के लिए M यूज़ कर रहे हैं, कई जगह मैग्नेटाइजेशन के लिए I यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको दोनों को ध्यान में रख रहे हैं कि जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को H से लिया गया, तो जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित होने लगता है, मैग्नेटाइज होने लगता है, अर्थात पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने लगता है। पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन M कहते हैं। तो M जो कैपिटल M है वो स्मॉल m अपॉन V, या स्मॉल m जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण है और V पदार्थ का कुल आयतन है। अब हम इसी को कुछ दूसरे शब्दावली से देखें तो कुछ जगह से मैग्नेटाइजेशन वेक्टर M भी कहा गया है। In a magnetic material, the magnetic moment of the constituent atoms are randomly oriented and the net magnetic moment is usually zero. ये जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है उसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन कब होता है, जब पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसके कारण होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण कहाँ से आया, तो हम देखते हैं कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो मैग्नेटिक मटीरियल होते हैं, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से अराइज होता है। तो हम देखते हैं कि जो एटम होते हैं वो रेंडमली, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और इस तरीके से वो एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं। अब ये जो डाइपोल है वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जिसके कारण पदार्थ का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। When the material is kept in an external magnetic field, जब पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस जो मैग्नेटिक डाइपोल है उस पर टॉर्क एग्जिस्ट करता है, बल आघूर्ण लगता है और वो उन एटॉमिक डाइपोल को जो है घुमाने की कोशिश करता है। किस डायरेक्शन में, ट्राई टू अलाइन देम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में मैग्नेटिक डाइपोल को घुमाने की कोशिश करता है। और ये जो डिग्री ऑफ अलाइनमेंट इज़ मोर इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड इज़ इंक्रीज, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो अलाइनमेंट का जो स्ट्रेंथ है उतना ही ज़्यादा होगा। इफ़ द एटॉमिक डाइपोल इन ए मटीरियल आर अलाइंड पार्शली और फुली, हो सकता है कि जो जितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं उससे सारे के सारे जो एटॉमिक डाइपोल है वो बाह्य जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल अलाइन हो जाए, हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा भी इसमें जो थर्मल वाइब्रेशंस होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो भी जाए, उसमें वेरिएशंस भी हो सकता है। तो या तो मटेरियल जो है पार्शली और फुली, जैसे भी उसमें एटॉमिक डाइपोल है वो अलाइन हो, वी हैव ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू द अप्लाइड फील्ड एंड वी से दैट द मटेरियल इज़ मैग्नेटाइज्ड, पोलराइज्ड और मैग्नेटाइज्ड। अर्थात जब किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जो उसके मैग्नेटिक डाइपोल्स जो है उस सब्सटेंस के अंदर पहले तो रेंडमली ओरिएंटेड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं, तो उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। तो पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है वो मैग्नेटाइजेशन सदिश, चुंबकन सदिश कहलाता है एंड डिनोटेड बाय M। सो M इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे जो इसको लिखा है सिग्मा MI ओवर V, यानी एक एटम के कारण अगर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो M1 M2 इस तरीके से हो तो कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा सिग्मा MI ओवर V। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की है एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की मीटर क्यूब लें तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर।
and it is also terms at intensity of magnetization और मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। दूसरी जो राशि है अभी हमने परिभाषित की कि चुंबकीय जो चुंबकन है या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट को m से डिनोट करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। और जो मैग्नेटिक मोमेंट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन ऑफ ए मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मोमेंट को शो करता है। इन द डेफिनेशन फॉर द करंट लूप, द मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द एरिया वेक्टर। इट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू IA। अर्थात हमने ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने जो है पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका जो ये जो एक करंट लूप बन रहा है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विवेलेंट है। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण है वो कुछ बुक्स में इसको म्यू से शो करते हैं, कुछ बुक्स में m से शो करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण इज इक्वल टू IA। या हमने एक लूप लिया है, अगर ज़्यादा लूप होंगे तो NIE हो जाएगा, जहाँ पे जो I है वो घेरों की संख्या है। अब इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एरिया वेक्टर A की डायरेक्शन में होगा जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इन टर्म्स ऑफ टो लिखें तो बल आघूर्ण के टर्म्स में जो है मैग्नेटिक मोमेंट टो इज इक्वल टू m क्रॉस b। यहाँ पे इसकी यूनिट जो है वो अगर टो को जूल में लिखें और मैग्नेटिक इंडक्शन को टेस्ला के रूप में लिखें तो मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट होगी जूल पर टेस्ला। इट इज़ ए वेक्टर एंड डायरेक्टेड फ्रॉम S to N। तो जिस तरीके से मैग्नेट का साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है तो उस तरीके से इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट की साउथ टू नॉर्थ होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय मैग्नेट इज डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। यानी अगर कोई सब्सटेंस है वो जितना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। एंड it's placed to themselves in such a way that the magnetic moment vector then becomes parallel to the magnetic field lines. An electric current loop acts like a dipole of moment mu is equal to IA। या mu हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिया गया है। एक करंट लूप और एनी बॉडी दैट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक टॉर्क टो इज इक्वल टू m क्रॉस b इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल। अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर पदार्थ बाह्य चुंबकीय अनुदिश घूमने की कोशिश करने लगता है, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने लगता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर पदार्थ में चुंबकीय जो द्विध्रुव है उस पर बल आघूर्ण लगता है और पदार्थ को वो द्विध्रुव जो है उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने का या संरेखित करने का प्रयास करने लगता है। और एक होमोजीनियस जो मीडियम है उसमें जो चुंबकन तीव्रता या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का मान एक्सटर्नल चुंबकीय क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होता है। सो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। ये प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है उसको काई लिख सकते हैं, अर्थात जितना ज़्यादा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे उस पदार्थ में उतना ही अधिक चुंबकन ये उत्पन्न होगा। तीसरी जो डेफिनेशन है वो हम देते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम लेते हैं फ्री करंट्स और बाउंड करंट्स। तो जो ऑर्डिनरी कंडक्शन करंट विच फ्लोज थ्रू द वायर्स आर कॉल्ड फ्री करंट्स। वी कैन स्विच ऑन एंड ऑफ सच करंट्स एंड मेजर विद अ मीटर। दूसरी तरह की जो करंट है वो बाउंड करंट कहलाती है या बद्ध धारा। द करंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल। जो एटॉमिक डाइपोल है अर्थात जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं और घूमने इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज के मूवमेंट से जो करंट प्रोड्यूस होती है ये करंट जो है वो एटॉम बाउंड करंट कहलाती है या बद्ध धारा कहलाती है। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस बाउंड करंट। जो पदार्थ में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इसी
बाउंड करंट के कारण उत्पन्न होता है। सो द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड ए मैग्नेटिक मटीरियल इज नॉट ओनली ड्यू टू फ्री करंट डेंसिटी बट आल्सो ड्यू टू बाउंड करंट डेंसिटी। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस बी मैक्सवेल इक्वेशन से डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एफ प्लस जे एम। यहाँ जे एफ तो फ्री करंट के लिए और जे एम बाउंड करंट के लिए। इसको हम हल करेंगे तो म्यू नॉट जे एफ प्लस म्यू नॉट और जे एम जो है वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखा जा सकता है डेल क्रॉस एम। तो यहाँ पे हम इसको डेल कर्ल एम लिख देंगे और डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू जे एफ प्लस कर्ल एम। कर्ल ऑफ बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम ये हो जाएगा जी एफ। अब हम मान लेते हैं कि ये जो बी अपॉन म्यू नॉट माइनस जो एम है उसको एक अनदर वेक्टर अगर हम एच से डिफाइन कर लें तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है कि कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जी एफ। एच इज रिलेटेड टू फ्री करंट्स एंड बी इज रिलेटेड टू टोटल करंट। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र जो एच है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो तो फ्री करंट से रिलेटेड होता है और जो बी है वो टोटल करंट से रिलेटेड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक मटीरियल प्रॉपर्टी शो करता है लेकिन उसके जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड है तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे वो तो होगा एच। और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्री करंट के कारण जो हमने लगाया है उसके बाद उस मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर जो पदार्थ के जो एटॉमिक डायपोल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। तो अब जो उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो टोटल करंट के कारण होगा। उसमें फ्री करंट का कंट्रीब्यूशन भी है और बाउंड करंट का कंट्रीब्यूशन भी होगा। तो इसका डिफरेंस क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज़ ज़ीरो बट डाइवर्जेंस ऑफ एच मे नॉट बी ज़ीरो। अगली शब्दावली लेते हैं हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। द मैग्नेटाइजेशन एम इज़ फाउंड प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हमने अभी डिफाइन किया है एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो काई एम फॉर मैग्नेटाइजेशन। और हमने डिफाइन करा था अभी ऊपर कि बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम इज इक्वल टू एच। इससे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। इट मीन्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन इज द सम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स density in vacuum produced by magnetizing field H and magnetic flux density due to magnetization of material. Or in short we can write B is equal to B naught plus BM. So यहाँ B naught तो है वो तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण है और जो BM है वो मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल के कारण है। सो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू B नॉट प्लस BM और B नॉट प्लस म्यू नॉट M। म्यू नॉट एम लिख सकते हैं काई एच तो इसको हम लिख देंगे म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट काई एच। इसमें म्यू नॉट एच कॉमन आ जाएगा 1 प्लस काई अंदर बचेगा और म्यू नॉट 1 प्लस काई को एक अनदर कॉन्स्टेंट ले लेते हैं म्यू। सो बी इज इक्वल टू म्यू एच। इन टर्म्स का हम न्यूमेरिकल्स में और आगे उपयोग करेंगे। इन शॉर्ट आज जो हमने डिफाइन किए हैं शब्दावली उनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर उसको m लिखेंगे और ये डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। ससेप्टिबिलिटी काई इज इक्वल टू m इज इक्वल टू काई एच जैसे काई इज इक्वल टू m ओवर h। यहाँ पे m और h दोनों की जो यूनिट्स है वो सेम है इसलिए जो ससेप्टिबिलिटी है उसकी कोई यूनिट नहीं है। तीसरा है म्यू अगर हम डिफाइन करें परमेबिलिटी म्यू तो b इज इक्वल टू म्यू एच। सो म्यू इज इक्वल टू b अपॉन एच। b को वेबर में लिखें और h को वेबर पर मीटर और इसको अगर हम b और h की यूनिट्स लिखें तो म्यू की यूनिट आएगी हेनरी पर मीटर। चौथा जो है रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट और म्यू नॉट जो है वो वैक्यूम की परमेबिलिटी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। पांचवा जो अपन फॉर्मूला ले रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच और बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एम। एम को अगर हम फॉर्मूले 2 का उपयोग कर लेंगे
तो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट काय एच, और इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट 1 प्लस काया एच। अगेन जो 6 फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू एच, यानी यहाँ पे जो म्यू नॉट 1 प्लस का है उसको ले रहे हैं म्यू। तो इस तरीके से हम ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अकर्ड बाय द मटेरियल फॉर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ, अर्थात एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 1 हो तो जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा वो ससेप्टिबिलिटी है। इसी तरीके से परमेबिलिटी म्यू की डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट अलाउज इटसेल्फ टू बी मैग्नेटाइज, अर्थात एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर अगर जो है सब्सटेंस पदार्थ के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन होता है या एंटी पैरेलल अलाइन होता है, उस पर डिपेंड करेगा सब म्यू की वैल्यू। तो ये बताता है कि जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा। इट मीन्स दिस म्यू शो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट अलाउज इटसेल्फ टू बी मैग्नेटाइज। एंड सेवेंथ फॉर्मूला फॉर रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काय। सो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय और काय इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम ये जो ऊपर 9 आपको फॉर्मूलाज या टर्मिनोलॉजी दी गई है इनका उपयोग कर सकते हैं। वैक्यूम के लिए m इज इक्वल टू 0 होता है, सो म्यू आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इससे म्यू आर इज इक्वल टू 1। और लास्ट में हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल को शो किया है, जैसे जो मैग्नेट है उसके साउथ और नॉर्थ पोल है, तो उसी तरीके से हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो इस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, तो ये साउथ और नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग इसका ओरिएंटेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर चेंज हो जाता है। उसी के कारण जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अर्थात कोई अगर सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक डाइपोल हैं, रेंडमली ओरिएंटेड हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे या फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे, यानी उनमें जो अलाइनमेंट है रोटेशन होता है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है। तो ये जो आज हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी उनका उपयोग हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे।